वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और आपको पता है कि जब हम इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं या हम जादू जन्नात के हवाले से बात करते हैं, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से बात करते हैं, सेहत के हवाले से बात करते हैं, सेहत और फिटनेस के साथ साथ स्किन के हवाले से भी अभी हम बात करेंगे, हम रोज़मर्रा मामलात के हवाले से भी बात करेंगे, चीज़ें कुछ चेंज भी करेंगे। जो बेहतर लगेगा आपकी राय हमें आगाह करती रहेगी, हम उसके साथ साथ मज़ीद चीज़ें ऐड करते जाएंगे। और इसके साथ साथ ये नहीं कि आज जो कि हम सेगमेंट करेंगे हेल्थ और फिटनेस के हवाले से, हेल्थ और फिटनेस के साथ साथ हम कुछ ब्यूटी और स्किन के हवाले से भी कभी बात करेंगे, कभी हम सोशल इश्यूज़ के हवाले से भी बात करेंगे, कभी हम उन इंसिडेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे। जैसे आज हमारा मौजू है गुफ्तगू महंगाई की जद में आए आवाम के हवाले से था। इस तरह डिफरेंट चीज़ों को हम ऐड किया करेंगे। तो आज हम बात करेंगे हमदो नात के बाद हेल्थ के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से, बॉडी के हवाले से, हमें डेली अपनी रूटीन में क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए जो हमें सेहतमंद रखे, हमें चुस्त रखे, चाको चौबंद रखे। तो ये हेल्थ और फिटनेस के हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अमीर हमजा साहब जो कि नात खां हैं। पहले इनकी जानिब चलते हैं, इनको वेलकम करते हैं, फिर मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अमीर हमजा? खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। आज आप हमें क्या सुनाएंगे? नात रसूल जी, प्लीज सुनाइए। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नजर में लगाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। अगर दो इजाज़त तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर में छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर में छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। उधर मालो दौलत की क्या है ज़रूरत, जिधर दिल लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है।
वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। सितारों से चांद ये कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से चांद ये कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। कि आका के इशारे में ऐसा मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे मीर हमज़ा। वो शहर मोहम्मद जहाँ मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ घर बनाने को जी चाहते हैं। कितनी खूबसूरत ख्वाहिश है, खूबसूरत अंदाज से पेश किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। लीजिए, मीर हमज़ा की इस नात के बाद अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं नईम योगी साहब, जो कि योगा एक्सपर्ट हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। जी वालेकुम सलाम। अल्लाह का बड़ा करम। नवीद साहब आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुबह सुबह जब बात करनी हो और हर एक का स्केड्यूल टाइट हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सबको एक दूसरे के साथ मैनेज करना। बहरहाल आपने कोऑप किया, बहुत शुक्रिया सर। ये फरमाइएगा कि जैसे हम बात करते हैं सेहत के हवाले से, फिटनेस के हवाले से, तो जिम हो, बॉडी बिल्डिंग हो, ये सारी चीज़ें जिस्मानी साख्त को बेहतर बनाने में अपना अपना किरदार अदा करती हैं। लेकिन जो कि योगा है, इसको किस अंदाज की एक्सरसाइज कहा जा सकता है? वैसे तो इसके हवाले से अब बहुत सी बातें, बहुत सा लिटरेचर, बहुत सी रिसर्च भी आ रही है, बल्कि प्रो लेवल की भी चीज़ें सामने आ गई हैं हर एक्सरसाइज के हवाले से। ये दोनों चीज़ें ज़रा डिफ़ाइन कीजिएगा। एक तो जिम में जाके एक्सरसाइज करना, एरोबिक्स करना, कुछ वेट ट्रेनिंग्स करना, दूसरी एक्सरसाइजेस करना, और योगा कैसे डिफरेंट है? ब्रदर, योगा और जिम में फ़र्क ये है कि जिम में आप जब जाते हैं तो आप मेंटली कहीं पे और होते हैं और आप फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि म्यूजिक के अंदर इन्वॉल्व होकर आप बहुत सारी टफ एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपको फ़ायदा होता है एक्सटर्नल मसल्स के ऊपर। लेकिन क्योंकि योगा जो है माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को जो है वो हेल्दी करती है। इसको कैसे आप ले सकते हैं? योगा इंसान को लम्हा मौजूद के साथ जोड़ती है। इंसान अपने आप से बिछड़ा हुआ है, जहाँ पे मौजूद होता है फिजिकली, मेंटली मौजूद नहीं होता। आज की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी बीमारियां हैं, वो इंसान के कटने की वजह से है, लम्हा मौजूद से। हम अवेयर हो के लम्हे को नहीं गुजारते। योगा जो है वो इंसान को मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली एक जगह पे लेके आता है। हम कोऑर्डिनेशन खराब कर बैठे हैं, जहाँ पे हम फिजिकली कोई वर्क कर रहे होते हैं लेकिन वो मेंटली इन्वॉल्व ना होने की वजह से हमारे जो है वो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो योगा करने से आपके जो है वो दिमाग की सेहत भी अच्छी होती है, आपके रूह की सेहत भी अच्छी होती है और आपके जिस्म की सेहत तो अच्छी होनी है। और फिर योगा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि ब्रीदिंग्स हैं, जो कि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, 80% ऑक्सीजन, 20% ग्लूकोज चाहिए, और बाकी आपके जितने ऑर्गन्स काम करते हैं वो ब्रेन के जरिए से काम करते हैं। अगर आपका ब्रेन फिट नहीं है, आपका ब्रेन प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, तो जाहिर बात है कि आपके जो अंदर ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो योगा करने से इंसान लम्हा मौजूद के साथ जुड़ता है, इंसान अपने साथ अवेयर होता है, हर लम्हे के साथ अवेयर होके गुजरता है। तो योगा करने से इंसान की जो स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, जिसमें आपकी विल पावर है और उसमें इसके अलावा आपकी जो थॉट्स प्रोसेस हैं वो प्योर होना शुरू हो जाते हैं। इंसान जो है वो अपने थॉट प्रोसेस को प्योर कर लेता है, जिससे फिर रूहानी एनर्जी भी आपको मिलती है। तो योगा एक कदीम तरीका इलाज है। इसको हम अक्सर एक्सरसाइज समझते हैं, या इसको हम अक्सर जो है वो किसी न किसी मजहब से जोड़ने की कोशिश करते हैं,
इसका ना किसी मजहब से ताल्लुक है, इसका सिर्फ और सिर्फ ये एक कदीम तरीका इलाज है। मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज इससे जो है वो दरियाफ्त किया जा रहा है। जैसे कि हम आहिस्ता आहिस्ता आपने कहा कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं योग में। तो योगा जो है बेसिकली इंसान को इंटरनल हेल्थ को बेहतर करने के लिए किया जाता है, ऑर्गन्स को बेहतर करने के लिए, आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करने के लिए, आपके अंदर जितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो मेंटली आप उनके साथ कैसे जो है वो ट्रीट करते हैं, आप मेंटली कितने इन्वॉल्व होते हैं अपने अंदर। तो उससे जो है फिर योगा करने से आपकी जो है इंटरनल हेल्थ भी अच्छी होती है, एक्सटर्नल हेल्थ भी अच्छी होती है, मेंटली आप जो है वो एनर्जेटिक हो जाते हैं और स्पिरिचुअली आप जो है वो प्योर हो जाते हैं। अच्छा नईम साहब, आपकी दो बातें बड़ी दिल को लगी हैं। एक तो ये कि इंसान अपने आप से मुलाकात करता है, हम अपने आप से दूर हुए होते हैं। दूसरा, लम्हा मौजूद में रहना बड़ी अट्रैक्टिव बात है। अब चूँकि मैं वेट ट्रेनिंग का बड़ा शदाई हूँ और हमेशा से वही करते रहे हैं, कभी प्रोग्राम के थ्रू जब योगा के आप जैसे एक्सपर्ट मिलते हैं तो दिल करता है कभी कभी योगा भी कर लिया करें। अपने आप को स्विच कैसे किया जा सकता है इस एक्सरसाइज पे और इसके मज़ीद बेनिफिट जैसे आप कह रहे हैं उनको हम हासिल कर सकते हैं? जैसे मेरी तरह के लोग या मुझे शौक़ है कि हम मसल्स को ज़्यादा डेवलप करें, ज़्यादा एक्टिव नज़र आएँ, ज़्यादा प्रोपोर्शनेट नज़र आएँ अपनी हाइट और वेट के मुताबिक। योगा में मैंने देखा है ज़्यादातर लीन होना है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि मसल्स बड़े होना या इनको बिल्ड किए होना सेहत है या नहीं है, और लीन होना सेहत है या नहीं है, दोनों के अपने अपने अलग चैप्टर हैं। तो अगर इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप किया जाए तो आप क्या राय देंगे? ब्रदर देखें, सेहत का राज जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी में छुपा हुआ है। इंसान जितना फ्लेक्सिबल है उतना जवान है, और जितना स्टिफ है उतना बुढ़ापा शुरू हो चुका है। अब वो एज आपकी चाहे 20 ईयर्स है चाहे 80 ईयर्स है, इसका ताल्लुक आपकी सेहत का फ्लेक्सिबिलिटी के साथ है। अगर आपके मसल्स डेवलप हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और आप बॉडी की हरकत करने से भी कासिर हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल वो फिटनेस नहीं है। और अगर आप बहुत ज़्यादा लीन हो जाते हैं और फिर भी आप स्टिफ हैं, तो फिर भी आप जो है वो सेहतमंद नहीं है। योगा बेसिकली पाकिस्तान में जो है वो एक्सपर्ट जो जिन्होंने इंटरनेशनली सीखा हो या बाकायदा किसी स्कूल से सीखा हो, बहुत कम मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो पार्क्स के अंदर तो योगा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो गूगल और यूट्यूब से जो है वो सीखा जाता है। और आपको पता है कि कोई भी दुनिया का नॉलेज जो है वो गूगल और यूट्यूब से नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए बाकायदा टीचर की ज़रूरत होती है। और बदकिस्मती से यहाँ पर जो योगा पाकिस्तान में हो रहा है वो बगैर सीखे यूट्यूब से देख के या गूगल से देख कर करवाया जाता है, जिसकी वजह से फिर जो है इसकी अवेयरनेस कम है, लोगों तक वो प्रॉपर नॉलेज पहुँच नहीं पा रहा। वरना योगा के अंदर जो है वो आपके मसल बिल्ड करने के लिए पावर योगा मौजूद है। बहुत सारे ऐसे आसन मौजूद हैं जिससे आपके मसल्स बिल्ड होते हैं, और आपकी स्ट्रेंथ के लिए पावर योगा किया जाता है, मसल्स को एनर्जेटिक करने के लिए। और मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, विन्यासा योग है, आपका अष्टांगा योग है। इस हवाले से आप जो है वो अगर किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो आपको ऐसी ऐसी पॉस्चर बता सकता है, ऐसे आसन लगवा सकता है जिससे आपको जिम की ज़रूरत नहीं रह जाती। और योगा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप जिम करते हैं तो उसके लिए आपको बाकायदा इक्विपमेंट चाहिए या स्पेशल कोई प्लेस चाहिए। लेकिन अगर आप योगा जानते हैं तो आपको किसी भी दुनिया में कोने में है, आप अपने बेडरूम में बगैर किसी चीज़ के सहारे से आप कर सकते हैं। अपने किसी भी जगह पे आप जैनवाज बिछा लें, चटाई बिछा लें, और आप अपने जिस्म से ही सारा कुछ कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये है योगा का कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत रह नहीं जाती। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ और भी बताएं, आजकल प्लैंक का बड़ा ज़माना चल रहा है। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पॉस्चर इन भी है, पॉपुलर भी है और इफेक्टिव भी है एट द सेम टाइम। तो ये योग से मिलता हुआ, ये उसके आपका जो प्रोसेस है उससे मिलता हुआ एक एक्सरसाइज का नया रूप कुछ सालों से सामने आया है। क्या ये ऐसे ही है? और इससे बेहतर परफॉर्म करने वाली कोई चीज़ें भी हैं जो जल्दी वेट भी रिड्यूस करें और आपको एक्टिव, हेल्दी और फ्लेक्सिबल भी रखें? बिल्कुल जी, प्लैंक पोजीशन जो है इसको अगर प्रॉपर किया जाए तो इससे बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। लेकिन एक गलती ये होती है कि इसमें हम जो अपनी लोअर बैक को बिल्कुल नीचे ले जाते हैं। अक्सर जो जो बैक बोन है उसका कर्व अंदर की तरफ ले जाते हैं, जिससे फिर प्रॉब्लम ये आता है कि लोअर बैकिंग हो जाती है और लोगों को जो है पॉस्चर का इशू आता है या अनईजी फील करते हैं बैठे हुए। तो अगर पॉस्चर ये जो प्लैंक पोजीशन को प्रॉपर किया जाए, जिसमें आपकी जो बैक बोन है वो बजाय नीचे जाने के थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो, तो इससे आपका पेट जल्दी कम होता है। और अगर आप थोड़ा सा अपनी ऐसे कमर को वी शेप हल्का सा करते हैं और पेट के ऊपर आपको प्रेशर फील ज्यादा होता है, अगर आप प्लैंक इस तरीके से करेंगे तो इससे ज्यादा फायदा होगा। और बहुत सारे ऐसे पॉस्चर हैं जो वेट लॉस के लिए, जैसे कि नाव आसन है, योगा के अंदर मौजूद है, जिसको हम बोट पोज कहते हैं, तो वो अगर किया जाए तो उससे बड़ी जल्दी वेट लॉस होता है। इसके अलावा आप पावर योगा के अंदर ही बहुत सारे ऐसे पोजेज हैं, नितराज का आसन है,
और ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए आप बहुत जल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी टेक्निक डिस्कस करना चाहूंगा जिसको सूर्य मुद्रा कहते हैं। जी। मुद्रा कहते हैं हाथों के अंदाज को। सूरज के नाम से इसका नाम रखा गया है कि ये हीट पैदा करता है और चर्बी पिघल जाती है जिस्म के अंदर। तो ये रिंग फिंगर को ऐसे पकड़ लिया जाए, ऐसे हल्का सा, जोर से नहीं। रिंग फिंगर फोल्ड करके जो नाखून के करीब जोड़ है इसके ऊपर अंगूठे को फोल्ड कर लें, दोनों हाथों से बना लें। आप हाथों को किसी भी तरीके से रख सकते हैं, ऐसे रख लें या नीचे की तरफ हों, या आप बैठ जाएं ऐसे, आप लेट जाएं, आप वॉक करते हुए इसको ना करें। सूर्य मुद्रा कम से कम 15 मिनट दिन में 2-3 दफा करें, तो इससे बड़ी जल्दी वेट लॉस होता है। हमारे स्टूडियोज में ये नईम साहब स्टूडियोज में ये काम शुरू हो गया फौरी तौर पे, ये सूर्य मुद्रा जो आप कह रहे हैं फौरी तौर पे, बिकॉज आपको पता है ये वाला जो सर्च कर लीजिएगा। जी ठीक है, सर्च कर लीजिएगा सूर्य मुद्रा के नाम से, ये मौजूद है। आपको इसके बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। ये और बहुत सारे काम करता है, ये स्किन को बेहतर करता है। जिनको स्किन को खूबसूरत करना है उनके लिए बड़ा अच्छा है, और जिनको एक्ने का प्रॉब्लम है वो इसको कम करें। अच्छा सर, इस तरह करते हैं, रुकिए जरा, मैं आपको थोड़ा कथा कलामी की माजरत चाहूँगा। अब चूंकि आपके पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मेरे पास सेगमेंट बड़ा छोटा सा है, हम इंशाल्लाह रिपीटेडली कोशिश करेंगे ऐड ऑन करते रहें चीज़ों को। आज के सेगमेंट में मैं चाहूँगा आप कम से कम 3 टिप्स दे दीजिए। जैसे आपने वेट रिड्यूस करने के लिए लास्ट फिंगर से पहले वाली फिंगर, इसको आपने कहा बेंड करें नेल से और अंगूठे से इसको होल्ड करें, ये एनर्जी जनरेट करेगा और आपकी फैट रिड्यूस करेगा। दिस इज फॉर फैट लूज बेसिकली, और इस आसन को सूर्य मुद्रा आपने बताया। जी जी ठीक है, अब मैं चाहूंगा जी, अब आप जैसे स्किन के हवाले से बता रहे हैं, बहुत इश्यूज रहते हैं, आपको पता है एक्नी के हवाले से, मर्द हो खवातीन हो, सबको खूबसूरत नजर आना तो सबका शौक है ना जी। तो इसके बारे में भी बताइए कि योगा में कौन सा योग है, इसमें कौन सा आसन है? एक मुद्रा मैं जरूर डिस्कस करूंगा। इसके अंदर एक मुद्रा है जिसको हम कहते हैं काकी मुद्रा जी। वो एक सांस लेने का तरीका है, सांस लेने का एक तरीका है जिसको काकी मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इसमें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, इसका नाम काकी मुद्रा क्यों रखा जी। कश्मीरी जुबान में काकी बच्ची को कहते हैं, छोटी बच्ची को। ठीक है। तो योगा ये कहता है कि जो काकी मुद्रा करेगा उसकी स्किन बच्चों जैसी हो जाएगी, सॉफ्ट। अच्छा। उसकी स्किन कभी बूढ़ी नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा स्किन के ऊपर। तो उसका करने का तरीका ये है कि ऐसे अपनी 4 उंगलियां मिला लें साथ आपस में जी, और अंगूठों के साथ नाक बंद कर लें। ओके। नाक बंद करके आपने मुंह को ऐसे गोल करना है। अच्छा। और मुंह के जरिए सांस अंदर लेके जाना है, मुंह के जरिए सांस अंदर लेके रोक लेना, और गालों जो आपकी चीक्स हैं उनको फुला लेना है हवा के जरिए। अच्छा। और ये छोटी उंगली को चिन इधर यहाँ पे सीने पे लगा लेंगे। मैं करूंगा, आप मैं पहले इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप समझ जाएं। जी जी, ओके ओके, ठीक। नाक से सांस निकाल देंगे जी। इसको कहते हैं काकी मुद्रा। ये स्किन को प्योर करता है, स्किन के ऊपर आपके जो है वो बुढ़ापा नहीं आने देता, ये झुर्रियां खत्म करता है। इसके अलावा ये स्किन को सॉफ्ट रखता है। कभी भी अगर आप जवान रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी उम्र आपके चेहरे पे ना आए, एंटी एजिंग चाहते हैं आप, तो फिर इसको करें। मैं दोबारा एक दफा करूंगा कि नाक को बंद करेंगे अंगूठों के साथ और मुंह से सांस लेके मुंह को फुला लेंगे। ओके, ठीक है। इसके साथ साथ नईम साहब इसका ड्यूरेशन भी आप लाजमी बताइएगा कि कितना होना चाहिए, कम से कम। सांस कर अगर तो आपको बीपी का इश्यू नहीं है तो आप इसको रोक सकते हैं, जितना आप आसानी से रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपका बीपी शूट करता है तो फिर आप इसको रोकेंगे नहीं, आप सांस लेके मुंह को फुलाएंगे और साथ ही सांस को नाक से निकाल देंगे, ताकि सांस रुकेगा नहीं, आपका सांस चलता रहे। जब जो बीपी के पेशेंट होते हैं जिनको हाइपरटेंशन होती है, वो सांस को रोकेंगे तो उनका बीपी और शूट करता है। तो याद रखिएगा, अगर आप बीपी का इशू नहीं है तो फिर आप सांस को रोकें और थोड़ी देर गालों को फुला के रखें और नाक को बंद रखें, और थोड़ी को यहाँ टच कर लेंगे, सीना जहाँ से शुरू हो रहा है, और छोटी उंगली सीने पे टच हो जाएगी। ठीक है, यानी आपने सांस अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए रोकना है। आपने कोशिश ये नहीं करनी कि बहुत ज्यादा कर लें, जो कंफर्ट जोन में है वो करें। बिल्कुल ठीक है। एक तो जितना आसानी से हो सके। ठीक है, एक तो आपने खूबसूरती के लिए बता दिया, एक आपने वेट रिड्यूस करने के लिए बता दिया, एक कोई और ऐसा बताइए जो आम, जैसा हम लोग हैं पैनिक में, हम लोग क्या सभी आजकल के माशरे में कहीं ना कहीं भाग दौड़ है, जल्दी है, टाइम नहीं है, बात करने का टाइम नहीं, खाना खाने का टाइम नहीं, कहीं किसी के पास रुकने का टाइम नहीं। तो कोई ऐसी चीज़ जो फौरी हो सके और हमें इफेक्टिव कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखने में?
देखें जी, हम अपने आप को अनकॉन्शियस करके बैठते हैं, खड़े होते हैं। हम जब खड़े होते हैं तो एड़ियों पे खड़े होते हैं, जो कि पंजों पे होना चाहिए। कुदरत ने आपको जो बैलेंस दिया है वो आगे की तरफ दिया है। पीछे से पाँव बारीक है, आपका पाँव आगे से चौड़ा है, और आपको सपोर्ट आगे की तरफ दी है। तो कुदरत ने आपको झुकाया है सामने की तरफ, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एड़ियों पे खड़े होते हैं, जीरो ग्रेविटी खत्म हो जाती है, जिससे फिर सीने की बैक साइड है, जमीन खींचती है, ग्रेविटी खींचती है। उससे आपके अंदर अनइजीनेस और लेजीनेस आती है। और हम जब बैठते भी हैं तो हम टेक लगा के बैठते हैं, ऐसे बिल्कुल इजी होकर बैठते हैं, जिससे हमारा दिमाग चलता रहता है, दौड़ता रहता है। अगर आप दिमाग को रोकना चाहते हैं तो कमर को सीधा करके टेक छोड़ दें, टेक छोड़ के बैठा करें। जब टेक छोड़ के बैठना शुरू करेंगे तो आप अलर्ट रहेंगे, आप कभी भी सुस्ती का शिकार नहीं होंगे। जितने लोग जैसे बैठते हुए ऐसे गोल हो जाते हैं, कमर को ढीला छोड़ देते हैं, टेक ना भी लगाई हो, तो ये आपको जो है वो अनकॉन्शियस करती है, जिससे आपका ब्रेन जो है वो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता है, सोचें दिमाग के अंदर दौड़ना शुरू हो जाती हैं। और तीसरी चीज, हम जहाँ पे मौजूद होते हैं वहाँ देखते नहीं, आंखों का इस्तेमाल नहीं करते। इंसान का दिमाग वहाँ मौजूद होता है जहाँ उसकी आंख देखती है। जब आंख नहीं देखती तो दिमाग कहीं ना कहीं और पहुंचा होता है, इमेजिनेशन कर रहा होता है। जी। हम अगर आंखों का इस्तेमाल शुरू कर दें, हम अपने रूम्स में जाते हैं, अपने घरों में जाते हैं, कभी हमने अपने घर को गौर से नहीं देखा, अपने रूम के इर्द गिर्द नहीं देखा। अगर हम सिर्फ आंखों का इस्तेमाल शुरू कर दें तो हम प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हैं, हम एक्टिव हो सकते हैं, हम थॉटलेस पोजीशन ला सकते हैं। थॉटलेस पोजीशन ही इंसान की सेहत है। ये जो मुराकबा है बेसिकली थॉटलेस पोजीशन है। जब तक आप थॉटलेस पोजीशन में होंगे, आपके दिमाग की जो पूरी की पूरी एनर्जी आपके साथ मौजूद होगी। जैसे ही आपके दिमाग में थॉट्स बढ़ती हैं तो आपकी दिमाग की एनर्जी कम से कम होना शुरू हो जाती है, जिससे फिर सारे काम स्लो होना शुरू हो जाते हैं। तो कॉन्शियस होना है, अवेयर होना है, लम्हा मौजूद में रहना है। ये टेक्निक्स मैंने जो डिस्कस की हैं कि आप अपने सीधे भी खड़े हों तो अपने पंजों की तरफ वजन रखें, अपनी बॉडी को सीधा रखते हुए, झुकना नहीं है लेकिन पंजों की तरफ वजन रखें, और एड़ियों पे मत वजन डालें। और जब बैठें तो टेक मत लगाएं। अगर आप टेक के बगैर भी बैठें तो गोल होके मत बैठें, कमर को सीधा करके बैठें। जितना आप अलर्ट होके बैठेंगे उतने आप मेंटली अलर्ट रहें। ठीक है, ये तो बड़ी खूबसूरत टिप है, मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगी कि अमूमन मैं ये करता हूँ। एक प्रोग्राम में ऐसी मेरी मुलाकात हुई थी, आप ही की तरह के एक्सपर्ट थे, उन्हें टिप दी थी। तो अब मैंने मामूल अपना यही रखा हुआ है कि जब आपने कोई काम करना है, आपकी टेंशन डाइवर्ट ना हो, पूरी कंसंट्रेशन चाहिए, तो आप एक तो टेक ना लगाएं और बिल्कुल लीनियंट से ना हो जाएं, बिल्कुल आप ऐसे रिलैक्स ना हो जाएं, आप अटेंटिव रहें। जितना आप इस तरह पॉस्चर अपना रखते हैं, ये मेरी आजमाई हुई बात है जो आपने बताई है, तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। सर थैंक यू वेरी मच। दिल तो बहुत करता है कि बहुत सी बातें की जाएं आपके साथ, लेकिन चूंकि वक्त थोड़ा था, लेकिन इंशाल्लाह ये मुलाकातें चलती रहेंगी, हम आपसे मजीद भी सीखते रहेंगे, और कभी हम आपको इनवाइट भी करेंगे जब आपके पास वक्त हो, स्टूडियोज में बैठ के आपसे ये हम प्रैक्टिकली भी करवा के देखेंगे, ताकि हम खुद भी ये देख सकें कि जब आप प्रैक्टिकली करें और सुने तो दोनों में फ़र्क क्या है। बिल्कुल ठीक है नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर जी। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, माहिर ग़िज़ाइयात हैं, इनसे बात करेंगे। सर वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ जो कि सुबह सवेरे बहुत अच्छी लगती है कि एक तो आप सुबह की ताज़गी को बड़ा इंजॉय करते हैं, जो इस ताज़गी को पा लेता है फिर उसको ये ताज़गी सुबह की ख़ास तौर पे सेहत का पैगाम भी देती है, और ये आप पे माकूला फिट बैठता भी मुझे नज़र आता है। जब मैंने आपको फ्रेम में देखा है तो एक फ्रेश सी फील भी आई है, तो आपके लिए कम्प्लीमेंट है जी, ये अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। सुबह सवेरे लगता है अर्ली मॉर्निंग उठना आपका चूँकि मामूल है, तो इसलिए फ्रेशनेस कायम रहती है बंदे पे। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने जो सुबह का वक्त बनाया है ना जी, ये सब इसका कोई मैच नहीं है। पूरी रात की, पिछले दिन की जो गर्दो गुबार होता है, पॉल्यूटेंट्स फजा में होते हैं, वो भी काफी हद तक बैठ चुके होते हैं। जी, और सुबह सुबह शोर भी इतना नहीं होता ट्रैफिक का, बाकी भी मामला ठीक, टेम्परेचर भी बेहतर होता है, पौधे भी भरपूर ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, तो स्टोमेटा पूरे खुले हुए होते हैं। तो वो एक सब कुछ जो एक इंसान एक एटमॉस्फेयर में चाहता है ना, वो पूरे दिन में सुबह का जो वक्त है उसका कोई मैच नहीं है। पॉजिटिव एनर्जीज हम इनहेल करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और भी बताइए कि जो इंसानी सेहत को बरकरार रखने के लिए वर्जिश की हम बात करते हैं, ये एक तो किस कदर ज़रूरी है और इसकी अहमियत क्या है? अमूमी तौर पे यही समझा जाता है कि जो लोग यंग होते हैं सुबह उठ जाएं, फ्रेश फील करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ये किसी एज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हर इंसान और हर कैटेगरी के लिए ज़रूरी है, ज़रा ये भी बताइए।
देखिए, अगर इंसान की हिस्ट्री देखें ना, तो ज़माने कदीम में क्या होता था कि जब अभी सफरी सहूलियात नहीं होती थी, एयर कंडीशनड और बाकी जो टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली भी चीज़ें नहीं होती थी, और रोज़गार भी ऐसे मौके नहीं थे, तो उसमें खासी मशक्क़त वाली ज़िंदगी हुआ करती थी कि हर इंसान सुबह जब ज़ाहिर है उसके ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती थी कि शाम को वो टीवी या मोबाइल या कुछ की ज़्यादा देर तक जाके जो ही अंधेरा होता था वो सो जाता था, और अलग सुबह जो ही सफ़ेदा सहर नमूदार होता था तो उसको उठना पड़ता था, और उसके बाद वो तलाश में निकल जाता था अपने रोज़गार में, कोई शिकार में, जो भी है। तो उसमें जिस्मानी मशक्क़त बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा। तो वो कोशिश करता था कि सुबह-सुबह ही अपना ज़्यादा वो काम कर ले। तो अलहदा से वर्जिश या एक्सरसाइज का कंसेप्ट इंसान को तब आया कि जब उसने देखा कि उसको सारा दिन सहूलियात इतनी हैं कि वो बैठा रहता है या ऐसे काम करता है कि उसका जिस्म जो है ना, ये अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसे है कि जितना ज़्यादा इसको मुशक्क़त में डालेंगे उतना ही ज़्यादा उभर के सामने आता है। जितनी इसको तकलीफ देंगे, इंजरी ना हो, उतना ही ये इसके अंदर रेज़िस्ट करने की और अपने अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने की सलाहियत बन जाती है। तो जिस्म को हिलाना करना इंसान की ज़रूरत है कि जब आपका रोज़मर्रा ऐसा नहीं है, फिर डेफ़िनेटली फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे इंसान तरक्की करता गया, उसको फिर अपने जिस्म की चूँकि ज़रूरत थी, तो फिर ये जिम बन गए, बाकी सब कुछ हो गए। बहुत सारी इनोवेटिव किस्म की वर्जिशें आ गईं कि अब आइडियल तो वही था कि सुबह-सुबह उठें और लंबी सैर को निकल जाएँ, कुछ ना कुछ वेट एक्सरसाइज करें, सब कुछ। लेकिन इंसान ने अपने आप को इतना आसूदा कर लिया, रातें जागना और लेट सोना, तो सुबह उठना आहिस्ता सा ख़त्म हो गया। बहुत कम लोगों के पास ये जो ज़बरदस्त वक़्त है और इसमें भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए भी लोग कम हैं। तो अब ये इंसानी चूँकि ज़रूरत है और एक ऐज में नहीं है, तो बचपन की और ज़रूरत है, जवानी की और ज़रूरत है, देर उम्री की और ज़रूरत है, और उसके बाद जब राइप एज आती है, तो फिर तो सर्वाइवल है ना, फिर सार्कोपीनिया शुरू हो जाता है, आपके मसल लॉस शुरू हो जाते हैं, बीमारियाँ हमलावर होना शुरू हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ आम तौर पे ये है कि उम्र के साथ-साथ वर्जिश कम कर दी जाती है। हालाँकि अगर आपने सारी उम्र भी नहीं की वर्जिश, तो आखिरी उम्र में या राइप एज के बाद 50 प्लस जब होते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि आम रूटीन में जैसे हम बात करें कि आम इंसान को हफ्ते में कम से कम कितना वक्त एक्सरसाइज करनी चाहिए? ये वही बात है जो आप अभी फरमा रहे थे कि एज के मुताबिक और फिर आपके मामूलाते ज़िंदगी के मुताबिक। देखिए, एक सेहतमंद शख्स और इसको अच्छी लाइफ गुजारने के लिए अब ये कि कम से कम 40 मिनट की एक तो ब्रिस्क वॉक, जिसमें थोड़ी बहुत रनिंग भी शामिल हो, ये तो लाजमी है, ये तो लाजमी है मिनिमम, जिसमें आपके 7,000 से 10,000 स्टेप हो। उसके अलावा आपको कम से कम आधा घंटे के करीब आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज, खा वो योगा है, खा वो एरोबिक है, खा वो एनारोबिक है, किसी किस्म की एक्सरसाइजेज हैं जिसमें जिस्म को वॉक के अलावा भी आपने उसको स्ट्रेचिंग भी शामिल है, उसमें वेट एक्सरसाइज भी शामिल है, वो करना ज़रूरी है। लेकिन चूंकि अब लोगों के पास टाइम थोड़ा है, तो अब ये साइंस भी इसके ऊपर साथ रिसर्च करती है, तो उन्होंने अब ये कई सारे अल्टरनेट तरीके निकाल लिए हैं कि अगर एक वक्त आपको दिन में नहीं मिल रहा, तो उसको एक्सरसाइज को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, वॉक को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। आपके पास सहूलियात नहीं है, तो अब आप जिम में या किसी पहाड़ पे जाने की बजाय अपने कमरे के अंदर ही कैसे वर्जिशें कर सकते हैं। लोगों के पास ज़ाहिर जगह थोड़ी रह गई है, मसरूफियत ज़्यादा है, तो टाइम निकालना बड़ा, जैसे जैसे टाइम निकालना मुश्किल होता जा रहा है, तो ऐसे ऐसे जो ये हेल्थ साइंसेज के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी ऐसी वर्जिशें निकाली हैं जो थोड़े से थोड़े टाइम में आपके जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवा दें। अच्छा, अब जिस तरह हम मामूलात की बात करें, मैंने अक्सर देखा है कि अब तो ये रुझान भी पैदा हो गया कि ऑफिस में बैठे बैठे, अपने वर्क स्टेशन पे बैठे बैठे बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर सकते हैं। एक तो ये भी बताइए, दूसरा ये भी बताइए कि क्या कोई ऐसा वक्त भी है कि जब एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जैसे फौरी खाना खाने के बाद या खाने से कुछ देर पहले, या जिस तरह मौसम है, नमी का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे मौसमों में, ऐसे औकात में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए?
जी, उसमें पहले हम ये आते हैं कि कौन से टाइम है कि जब एक्सरसाइज को कम कर देना चाहिए। बिल्कुल ख़त्म तो किसी मौसम में भी नहीं करना चाहिए। इवन बरसात भी है ना, तो बरसात में आप उतनी विगरस एक्सरसाइज नहीं करें जितनी कि आप रूटीन में करते हैं, लेकिन वॉक आप उतनी ही कर सकते हैं, थोड़ी जॉगिंग कम कर दें, क्योंकि इसमें स्वेटिंग बहुत होती है और बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर तो आप एथलीट हो, आपके पास स्टेमिना ज़्यादा है, तो फिर तो वो इतना लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम लोग जो है ना, उन्हें छोड़नी नहीं चाहिए। इवन बरसात में जो सावन भादों का मौसम है, जहाँ हीट इंडेक्स 100 से ऊपर रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सरसाइज अगर आप अपने खाने पीने का और बाकी चीज़ों का पूरा ख्याल रखते हैं तो तब पूरी कर सकते हैं। अगर आप रूटीन की तरह इसको लेने की कोशिश करेंगे तो फिर आप एग्जॉस्ट हो सकते हो, आपको कोई नुकसान हो सकता है। दूसरा ये है कि जो खाने के फौरन बाद कभी भी नहीं एक्सरसाइज करते। मैं भी सारा दिन, पता नहीं कोई शायद ही कोई दिन हो कि जिस दिन ये क्वेश्चन मुझे कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के जरिए जो लोग आपको इन टच होते हैं वो पूछते हैं, उसमें एक क्वेश्चन यही होता है जी कि क्या हम खाने के कितनी देर बाद एक्सरसाइज करें। तो मेरा उन्हें जवाब यही होता है कि भाई देर बाद वाली तो बात ही खत्म है, खाने से पहले एक्सरसाइज करते हैं। अब ये नहीं कैलकुलेट करें कि आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। खाने का हजम का जो सिलसिला है वो कम से कम 2-2.5 घंटे हजम होता है, फिर 1 घंटा एब्जॉर्प्शन में, तो 3 घंटे तो कम से कम आपके स्टोमिक को बहुत ज्यादा अपने मुशक्कत में नहीं डालना अपनी बॉडी को, ताकि उनका खून जो है ना वो स्टोमक की तरफ प्रॉपर ना जाए। सर सॉरी तो टू कट यू, वर्जिश यहाँ करने पे का एक मैंने टाइम बात, हमेशा होने से सॉरी टू पहले। कट यू, एक चीज़ बात मैंने ये भी बहुत ज़्यादा नोट की है और पढ़ा भी है मैंने कि खाने के फौरी बाद एक तो एक्सरसाइज जिसका हम जिक्र करें और वॉक, इससे परहेज करना चाहिए। जैसे अभी आप कह रहे ब्लड सर्कुलेशन है, वो टाइम लगता है खाने को कंज्यूम करने में, अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक निज़ाम है, बॉडी सिस्टम है, इससे आंतें लटक भी जाती हैं, इसके बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि खाने के फौरन बाद कभी भी मुशक्कत सख्त वाली एक्सरसाइज हरगिज हरगिज नहीं करनी चाहिए। उसकी पहली रीजन क्या है? पहली रीजन तो ये है कि जब अब खाना हजम होता है ना, तो वो खाना हजम होके साथ साथ आपके ब्लड के अंदर उसने लोड होना होता है। तो जब आप वर्जिश करते हो, बहुत ज्यादा भागते दौड़ते हो, तो खून जो है ना वो आपके मसल्स, टांगों में, बाजुओं की तरफ ज्यादा चला जाता है, और आपका जो स्टोमिक और इर्द गिर्द एरिया उसमें खून कम हो जाता है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन की सलाहियत कम हो जाती है। अब अंदर खाना हजम हो रहा है, बाहर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो उससे एसिड रिफ्लेक्स भी हो जाता है, गर्ड भी हो जाता है, एसिडिटी भी हो जाती है, ब्लोटिंग भी हो जाती है, इंडाइजेशन भी हो जाती है। और दूसरा, अब ये देखा गया है कि अगर मैदे के अंदर खाना का हजम वाला सिलसिला मौजूद है, आप वर्जिशें करते हो, तो उससे ये जैसे हर्निया का है और बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उसमें भी आंतों का अभी बीमारियों का सिलसिला आ जाता है, उसके ऊपर भी रिसर्च आ रही है। अच्छा, एक चीज जो है ना वो ये है कि वॉक जो है ना वो अब ये शुगर के मरीजों के लिए तो अब ये सजेस्ट किया जाता है कि हर खाने के बाद चहलकदमी करें, जी 5-10 मिनट चहलकदमी, यानी तेज वॉक नहीं करनी। ये खास तौर पे शुगर के मरीजों के लिए है कि खाना खाने के फौरन बाद बैठ ना जाएं ऑफिस में, फौरन बाद लेट ना जाएं, थोड़ी सी चहलकदमी। चहलकदमी से मुराद यही होता है 40 कदम, लेकिन उसमें यह है कि आप 5 से 10 मिनट हल्की हल्की अपनी मूवमेंट कर सकते हो। इससे उनका शुगर लेवल जो स्पाइक है ना वो बेहतर हो जाता है। लेकिन आम लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है कि खाने के बाद वो फौरन ये चहलकदमी भी करें, इसके फवायद भी है थोड़े से कदम चलना, माशाल्लाह। तेज हर वक्त भी। ठीक है, ये तो बड़ी खूबसूरत बात आपने की, और जब बात सुन्नत पे आई गई है तो फिर मुझे ये भी बताइए कि हम अक्सर ये भी समझते हैं कि अगर हम प्रॉपर तरीके से 5 वक्त की नमाज की अदायगी करें तो ये हमारे लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। एक तो चीज़ ये जी बिल्कुल। एक तो देखें, जी नमाज का अल्लाह ताला ने जो उसका एक फर्ज इंसान के लिए इतना अहम बनाया है, तो उसके साथ एक पूरी साइंस है, उसके साथ पीछे एक पूरी अल्लाह ताला ने एक इंसान की बेहतरी के लिए हर चीज रख दी है। अब वो जो उसके इबादत और अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है, उसके सामने सर पे सुजूद होना है, उसकी तो अलग बात है ना। अब ये कि सबसे पहले तो आप इंसान की सेहत सबसे पहले ये होती है कि उसकी पर्सनल हाइजीन क्या है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे आप गोरों को देखें या वेस्ट में देखें, तो वो वॉशरूम यूज करते हैं, पानी का इस्तेमाल भी नहीं करते, और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों को तलकीन करना पड़ती है कि वो दांत साफ करें, हाथ साफ करें, नाक साफ करें, ये तलकीन करना पड़ती है लोगों को।
लेकिन जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो सबसे पहले उसने तो वॉशरूम में अपनी तहारत करना होती है, ये नहीं उसका इंटेग्रल पार्ट है। जी। दूसरा, उसने अच्छी तरह हाथ धोने हैं, फिर उसे नाक साफ करनी है, कुलियां करनी है। खाली कुलियां ही अब ये आ गया है कि अगर आप ब्रश नहीं भी करते या कम भी करते हैं, खाली हर खाने के बाद आप कुली कर लें तो वो भी बहुत आपकी ओरल हेल्थ के लिए बेहतर है। उसके बाद आप मुंह धोते हो, हाथ धोते हो, पाँव धोते हो, उससे ये होता है कि आपकी जो थोड़ी बहुत डस्ट या बाकी चीजें हैं वो साफ हो जाती हैं। तो ये पूरा एक तहारत का अमल है। तो वो एक बेहतरीन चीज है जो 5 वक्त आपको करना पड़ता है। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज सॉरी आप जब आप नमाज पे आते हो जी। तो अब दुनिया बहुत ज्यादा आ रही है इसके ऊपर मेडिटेशन करें, यानी इर्तिकाज करें, एक जगह के ऊपर फोकस करें। तो नमाज तो सिखाती ये है कि अब अल्लाह के हजूर आप अपने आप को पेश करें, और इर्तिकाज का अमल कुदरती तौर पे नमाज के अंदर है। फिर अगला ये है कि आपने वहां शोर इधर उधर दुनिया से नहीं, एक जगह मरकूज करना है। यानी स्ट्रेस एलिविएशन के लिए बहुत बड़ी चीज यही होती है कि आपको दीवार के ऊपर कोई एक नुक्ता लगा दिया, एक पत्ता देख रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं और दुनिया को नहीं सोचना, उधर करना है। तो नमाज में तो आप रुजू ही अल्लाह की तरफ कर रहे हैं और जी। दुनिया को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये कि जब उसके जो पॉस्चर्स हैं, अब आप देखें रुकू में जाते हैं, सुजूद है उसके, और ये सारे बैठने का पॉस्चर है, ये सारे के सारे अब ये आ गया कि आपका माथा जमीन के साथ लगे। तो ग्राउंडिंग अब आप आ गई है कि आपने सिर्फ एग्जैक्टली। हर वक्त जूते के जी। जुराबों के साथ और जूतों के साथ जमीन पर नहीं चलना, कभी एक बार नंगे पाँव भी चले। तो अब आप वजू करके मस्जिद के अंदर तरफ जाते हो तो वो भी ग्राउंडिंग हो रही है। बहुत सारे आपका जो करंट है आपके बॉडी के अंदर, वो जब जमीन के साथ मिलता है तो वो भी कुदरती तौर पे डिटॉक्सिफाई करता है अपने बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को। जब आप सजदा करते हो तो उसमें आपके कमर के साथ अब ये आया है कि जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी का और मोरों का मसला है, उनके लिए बेहतरीन वर्जिशों में से एक वर्जिश, उस वर्जिश का नाम ही उन्होंने सुजूद रख दिया। जी। यानी नाम ही रख दिया सुजूद, कि सजदा जो है ना, जैसे नमाज में सजदा करते हैं ये करते हैं। तो फिर बैठना करना, ये सारे के सारी जो स्ट्रेचिंग और योगा की बहुत सारी चीजें हैं वो नमाज में आ जाती हैं। और जो आखिरी चीज कि जब आप मस्जिद में जाते हो, खासतौर पे मर्द, तो वो जो आपकी वॉक हो जाती है वो स्प्लिट हो जाती है पूरे दिन की। तो अगर थोड़ी फासले वाली मस्जिद आप चूज कर लें अच्छे मौसम में तो आपको एडिशनल ये बेनिफिट मिल जाता है। ब्यूटीफुल। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते ये भी बता दें कि मैं भी फ़ायदा उठा लूँ ज़रा, और मेरी तरह के और लोग भी फ़ायदा उठा लें। अमूमी तौर पे जब सुबह जल्दी होती है ऑफिस आने की, रिकॉर्डिंग के लिए, किसी शूट के लिए कहीं पहुंचना होता है, तो सुबह का टाइम बड़ा तेज़ी से गुजर रहा होता है। हाँ, ऑल्दो कि हम जल्दी सुबह उठ जाएं और उसको मैनेज करें, वो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर मैं अक्सर शाम के टाइम एक्सरसाइज करता हूँ, जो जिम करना है, जो प्रॉपर वेट ट्रेनिंग्स करनी है। तो क्या ये भी ठीक है कि अगर हम सुबह नहीं कर पाते तो उसको मैनेज करके हम शाम को 1-1.5 घंटा या 1 घंटा निकाल लें? देखिए जी, आपने जो बात की ना घंटा 1.5 घंटा, ये तो बहुत आइडियल है। और अब अक्सर जो लोग हैं ना वो अब सुबह नमाज के टाइम भी नहीं उठते। अगर उठते भी हैं तो चूंकि रात को लेट सोए होते हैं, वो बेमुश्किल अपने कमरे में या करीबी मस्जिद में नमाज पढ़ के फौरन सो जाते हैं। यानी उनमें हिम्मत ही नहीं होती, बॉडी फ्रेश ही नहीं होती, क्योंकि नींद नहीं पूरी हुई होती। जी। तो वो सोना प्रेफर करते हैं, उसके बाद नींद पूरी करके उठते हैं। अच्छा, अब शाम को उसका हल ही इस मौजूदा तेज दौर में बचता ही ये है कि एक तो आप वर्क एट वर्कआउट है कि जहां आप काम कर रहे हैं उसके दौरान भी आप अपने आप को कितना मुतहरक रखते हैं, और छोटी छोटी स्ट्रेच एक्सरसाइजेज और चेयर के ऊपर बाकी के ऊपर कैसे करते रहते हैं, आप कैसे टाइम निकालते हैं वहां 2-2 4-4 मिनट का। फिर ये कि शाम को आपको फिर जरूर आपको हर हालत में वॉक के लिए और एक्सरसाइज के लिए, जिम के लिए आपको वक्त निकालना है। अगली बात कि अब चूंकि सुबह टाइम आपके पास थोड़ा है, किसी जगह टाइम थोड़ा है। अब ये देखिए, मेरी भी बहुत सारी वीडियोस ये है कि आपके पास टाइम को नहीं, सिर्फ 5 मिनट तो होंगे ना आपके जी। पास। आप वॉशरूम में जा रहे हो कि ऑफिस जाना है, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट पहले उठ जाए तो 5 मिनट एक्सरसाइज, जिस्म के एक एक हिस्से की एक्सरसाइज करने के लिए 5 मिनट बहुत है। तो आप वो छोटी छोटी एक्सरसाइजेज भी करें कि जिसमें आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है और उसको एक्सरसाइज मिलती है। वो जब जब वक्त मिलता है, आप कमरे के अंदर, आपके पास कहीं जाने का वक्त नहीं है, तो आप हर जगह पे कर सकते हो। गाड़ी में बैठे बैठे कर सकते हो, बेड के ऊपर कर सकते हो, कमरे के ऊपर कर सकते हो, कारपेट पे कर सकते हो, ऑफिस में कर सकते हो। तो आप कोशिश करें जहां जितना टाइम मिलता है उसके मुताबिक सीखें इसको। ठीक, ठीक है।
सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहे और बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसी फ्रूटफुल गुफ्तगू होती है तो सीखने का मौका मिलता है, दिल करता है कि मज़ीद भी आपसे सीखे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ले जी, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ है, लेकिन एक चीज़ है कि किसी भी एक्सरसाइज के बारे में बात करें, किसी टिप के बारे में बात करें एक्सरसाइज से रिलेटेड, अगर वो हम अमल करना शुरू कर दें तो हमें उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट लाजमी आते हैं। जैसे अभी नईम साहब से बात हो रही थी, बसरा साहब से भी बात हुई, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ हम प्रैक्टिकली करेंगे, सीखेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। एक तो मसला ये भी है ना जी, आजकल के जिद्दत के दौर में भाग दौड़ है, तेज़ी है, हर चीज़ करने की हमें जल्दी है और अपने लिए टाइम नहीं है। अपने लिए हमें टाइम निकालना चाहिए, इसीलिए तो हम खूबसूरत नज़र आएंगे, हेल्दी नज़र आएंगे, एक्टिव नज़र आएंगे, फिट नज़र आएंगे। बाकी सारे मामला ज़िंदगी के साथ चलते रहने हैं, लेकिन अपने लिए वक्त हमें ज़रूर निकालना चाहिए। इसके साथ ही मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अमीर हमज़ा, आप तशरीफ़ लाए, आपके आने का बहुत शुक्रिया और आपने भी यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा आज की इस गुफ्तगू से। फूड एक्सपर्ट हमारे साथ रहे और योगा एक्सपर्ट हमारे साथ रहे, तो अप्लाई करेंगे अपने पे जाके कुछ। चलें ठीक है। इनके साथ नईम योगी साहब जो कि योगा एक्सपर्ट थे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। शहजाद बसरा साहब माहिर ग़िज़ाइयात, इन्होंने भी हमें बहुत खूबसूरत टिप्स दी हेल्थ के हवाले से, फूड के हवाले से भी। इनसे आइंदा प्रोग्राम्स में हम मज़ीद भी बात करते रहेंगे, वैसे भी बात होती है और इनकी वैसे भी बड़ी एक्सपर्टीज़ है, सादी खुराक के हवाले से बहुत सारे बेनिफिट भी बताते हैं। नहीं जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और ये थोड़ा सा चेंज था आज के हमारे इस प्रोग्राम में कि हम हेल्थ, ब्यूटी, स्किन, हालात हाज़रा जो इंटरनेशनल ग्लोबली चेंज आ रही हैं, मौसमों के हवाले से, हालात हाज़रा के हवाले से, हमारे इर्द गिर्द पाकिस्तान के इंटरनेशनली मामलात क्या हैं, हम किस तरह ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं सुबह वतन में, हम कौन कौन सी चीज़ें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर दीजिए। जो आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उनको ऐड किया करें ताकि आपकी पसंद मज़ीद बढ़े और आप हमें इस तरह मोहब्बत से नवाजते रहें। इसके साथ ही नवीद निज़ामी और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।